चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिखो, हेडिंग लिखो, परपेचुइटी। परपेचुइटी शुरू में ना परपेचुइटी को थोड़ा रुक के मतलब क्या कि डीपली स्टडी करेंगे। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत एन्युटी से रिलेटेड बहुत सारा टर्म्स है, बहुत सारा आइडियाज है, वो शेयर कर देता हूँ। 11 में मिला था, एक बार वापस रिवाइज कर ले। तो सबसे पहले एक टर्म है जो हम लोग को जानना है, जिसका नाम है एन्युटी। एक सेकेंड रुकना, आगे। पहला टर्म एन्युटी। अब एन्युटी का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फिर आप लोग एक बार रीड आउट कर ले। एन्युटी मतलब कोई भी सीक्वेंस ऑफ पेमेंट जिसमें बार बार जो आप पेमेंट करोगे उसका अमाउंट सेम रहना चाहिए और दो पेमेंट के बीच का गैप सेम रहना चाहिए। उस टाइप के किसी भी पेमेंट को हम क्या बोलेंगे, एन्युटी। बहुत सारा एग्जांपल है हमारे लाइफ में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो आपके हाउस का रेंट हर 30 डेज या 31 डेज मतलब एक महीना के इंटरवल पे आपको पे करना होता। फिर अगर सपोज करो कि आप प्रीपेड यूजर हो तो आपका रिचार्ज, ठीक है। फिर सपोज करो कि आप अगर पोस्टपेड यूजर हो तो आपका बिल, गिवन दैट कि आप फिक्स रेंटल वाला प्लान को जो है वो चूज करके रखें, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा क्या चीज का एग्जांपल होगा, एन्युटीज का। एक बार रीड आउट कर लो इसको। A sequence of equal payment of a fixed sum of money made at equal interval of time is called what, annuity। फिर एन्युटी से रिलेटेड और दो तीन टर्मिनोलॉजी है। पहला है पीरियोडिक पेमेंट। पीरियोडिक पेमेंट मतलब हो गया, सपोज करो कि हम बार बार आपके मोबाइल रिचार्ज को जो है वो एग्जांपल मान के चलेंगे, तो जितने रुपए का आप रिचार्ज कराते हैं वो क्या हो गया आपका, पीरियोडिक पेमेंट चलेगा मेरे ख्याल। फिर उसके बाद में रिचार्ज सपोज करो कि ऐसा भी हो सकता है कि आप 3 महीने वाला, मतलब 3 महीने का तो नहीं आता आजकल, 84 डेज का आता। तो 84 डेज वाला प्लान आप मान लो कि यूज कर रहे हो, तो आज अगर रिचार्ज कराया तो अगला रिचार्ज कितने दिनों के बाद हो। लेकिन सपोज करो कि आपका दोस्त है वो 22 दिन वाला रिचार्ज करा रहा है, तो वो अगर आज रिचार्ज कराया तो उसको कितने दिन के बाद में फिर से रिचार्ज कराना होगा, 22 दिन। तो ये जो गैप है ना दो पेमेंट के बीच में, उसको बोला जाता है पेमेंट इंटरवल या फिर पेमेंट पीरियड। क्लियर मेरे ख्याल में। उसके बाद में एक टर्म आता है आपके, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्म ऑफ एन्युटी। अब टर्म ऑफ एन्युटी का मतलब क्या है, देखो सपोज करो कि अभी फिलहाल आप इंडिया में हो, ठीक है ना, और भगवान करे कि 12 के बाद में आपका सब कुछ बहुत अच्छा रहे और आपको मान लो कि हार्वर्ड से स्कॉलरशिप मिले, बोले आओ हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को आप ज्वाइन करो और यहीं से आप पढ़ाई वढ़ाई कर लो। तो आप मान लो कि इंडिया छोड़ के यूएस चले जाओगे। 10 में आपने अच्छा रिजल्ट किया था तो पापा ने मान लो कि आपको फोन दिलाया था, सिम कार्ड भी आपके नाम का उसी टाइम पर आया है मान लो। तो वो सिम कार्ड को आप कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हो बताओ, 2 साल ही बेसिकली। क्लास 11 में जब आप थे और क्लास 12 में जब आप थे। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, जब आप उस मतलब क्या है कि सर्विस को यूज कर रहे थे और उसके बिहाफ पे आप पेमेंट कर रहे थे, उसमें फर्स्ट पेमेंट जिस दिन आपने किया वहां से लेके लास्ट पेमेंट जिस दिन आपने किया, इस चीज को बोला जाता है टर्म ऑफ एन्युटी। दो कंसेक्यूटिव पेमेंट के बीच का जो गैप है उसको बोलेंगे पेमेंट इंटरवल या फिर पेमेंट पीरियड। और फर्स्ट पेमेंट और ओवरऑल लास्ट पेमेंट के बीच का जो गैप है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्म ऑफ एन्युटी। ये एक और एग्जांपल आप ले सकते हो कि मान लो कि आप एक घर खरीदते हो या गाड़ी खरीदते हो और मान लो कि उसके लिए आप कुछ पैसा लोन लेते हो। मान लो कि कोई 25 लाख का गाड़ी लेना है आपको, 5 लाख रुपए आपके पास में, 20 लाख का आपने लोन ले लिया। तो लोन लेने के बाद में क्या होगा, रिपे करने के लिए आप ईएमआई दोगे। अब उस ईएमआई का क्या है कि एक स्टार्टिंग डेट होगा और एक एंडिंग डेट होगा। तो स्टार्टिंग डेट से लेके और एंडिंग डेट तक का जितना टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को क्या बोला जाएगा, टर्म ऑफ द एन्युटी। और महीना महीना जो आप ईएमआई पे करते रहेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, पीरियोडिक पेमेंट। और एक महीना जो है वही हो गया आपका इस सिचुएशन में पेमेंट इंटरवल। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर इसके बाद में एन्युटीज का बहुत सारा टाइप होता है। मैं चाहूंगा कि ये बताने से पहले आप मेरे को रिकॉल कराओ कि क्लास 9-10 में अपना ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़ा हुआ है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, स्केलिन, और दूसरा कैटेगरी है एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल। अब माय क्वेश्चन इज कि ये जो कैटेगरी है एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल, ये कैटेगरी क्या चीज पे बेस्ड, एंगल के साइज पे बेस्ड है। और ये स्केलिन, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस ये किस पे बेस्ड है, ये साइड्स के लेंथ पे बेस्ड है। तो उसी तरीके से एन्युटी का जो टाइप्स है ना वो दो चीज पे बेस्ड होता है। पहला बेस्ड होता है उनके टर्म पे, कि मतलब कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, ठीक है। और दूसरा बेस्ड होता है कि पेमेंट आप कौन से मोमेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ सर्विसेज ऐसा है जिसका पेमेंट हमको एडवांस में करना होता है, पहले पेमेंट करेंगे फिर सर्विस मिलेगा। और कुछ कुछ सर्विस ऐसा है जिसमें पहले सर्विस लेंगे और फिर पेमेंट करेंगे। आप मोबाइल का प्रीपेड और पोस्टपेड का एग्जांपल देख सकते हो। प्रीपेड में पहले पेमेंट फिर सर्विस, और पोस्टपेड में पहले सर्विस फिर पेमेंट। तो उसके बिहाफ पे भी एन्युटीज का अलग अलग टाइप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। टर्म्स के बिहाफ पे अगर आप बात करो तो 3 टाइप का एन्युटी हो सकता है, एन्युटी सर्टेन, एन्युटी कंटिंजेंट और परपेचुअल एन्युटी या फिर परपेचुइटी। एन्युटी सर्टेन का मतलब हो गया ऐसा कोई एन्युटी जिसका स्टार्ट डेट भी फिक्स हो और जिसका एंड डेट भी फिक्स हो। मान लो कि वही गाड़ी वाला एग्जांपल आप ले लो, 25 लाख का गाड़ी था, 5 लाख रुपए आपके पास पहले से था, 20 लाख का आपको लोन चाहिए। तो 20 साल का जो लोन है वो आप डे 1 पे ही डिसाइड करके सामने वाले को बता दोगे कि आप इसको 7 साल में रिपे करोगे, टोटल 10 साल में रिपे करोगे, 12 साल में रिपे करोगे कि 15 साल में रिपे करोगे, ठीक है।
तो वो जो ईएमआई आपका स्टार्ट होगा और ईएमआई आपका एंड होगा, उसका स्टार्ट डेट भी आपको पहले से पता रहेगा और उसका एंड डेट भी आपको पहले से ही पता रहेगा। तो इस टाइप के एन्युटी को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? एन्युटी सर्टेन। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में। फिर उसके बाद में एन्युटी कंटिंजेंट। एन्युटी कंटिंजेंट का मतलब होता है कि ऐसा एन्युटी जिसका स्टार्ट डेट तो पता होता है हमको, एंड डेट नहीं पता हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आप बहुत अच्छे से सेटल वेटल हो गए, ठीक है, बढ़िया जॉब वॉब लग गया आपका लंदन में। अब लंदन में आप गए, शुरू शुरू में आपके पास अपना कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं था, तब आप रेंटेड हाउस में रह रहे हो। तो रेंटेड हाउस का जो रेंट आप दे रहे हो उसको आप एक तरीके से एन्युटी कंसीडर कर सकते हो। हर 30 डेज के बिहाफ पे आपको मतलब क्या है कि एक बार पेमेंट करना होता है। अब इच्छा लेकिन आपके मन के अंदर में है कि हमको अपना घर खरीदना है, ठीक है, और आपने कसम खाया कि अपना घर खरीद के फिर इस रेंटेड हाउस को छोड़ के हम मूव करेंगे उसके अंदर। अब हो सकता है कि आपके पास में घर खरीदने का पैसा 2 साल में आ जाए, हो सकता है कि आपके पास में घर खरीदने का पैसा 10 साल में आए, हो सकता है कि आपके पास में घर खरीदने का पैसा 5 साल में आए। अब आप उस घर में घुसे, आपका वो रेंट स्टार्ट हो गया, मतलब एन्युटी आपका स्टार्ट हो गया। लेकिन पैसा कब आएगा, कब आप मूव आउट करके अपने घर में शिफ्ट करोगे, उसका तो कोई फिक्सेशन है नहीं। आया बात समझ? ये तो कोई भी टाइम पर हो सकता है, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 2 साल। ठीक है, तो इस टाइप के एन्युटी को हम लोग बोलेंगे एन्युटी कंटिंजेंट। तो मतलब स्टार्ट डेट तो मेरे को पता रहेगा, एंड डेट कब होगा ये मेरे को नहीं पता रहेगा। स्टार्ट एंड दोनों पता है तो एन्युटी सर्टेन। स्टार्ट पता है, एंड में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो क्या बोलेंगे उसको? एन्युटी कंटिंजेंट। और फिर आता है परपेचुअल एन्युटी। अब एन्युटी कंटिंजेंट और परपेचुअल एन्युटी थोड़ा सिमिलर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एन्युटी कंटिंजेंट जो है वो कब खत्म होगा ये हमको पता नहीं, लेकिन खत्म होगा ये हमको पक्का पता है। मतलब 2 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए, 4 साल में हो जाए, मतलब घर आप खरीद ही लोगे कैसे भी करके। ठीक है, परपेचुअल एन्युटी का क्या है कि ये स्टार्ट तो होता है किसी एक सर्टेन डेट पे, लेकिन ये एंड होता ही नहीं, ये चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, देयर इज नो एंड टू इट। उस टाइप की एन्युटी को हम लोग बोलेंगे परपेचुअल एन्युटी। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो। अच्छा, नो एंड टू इट, इनफाइनाइट बार क्या है कि इसका पेमेंट चलता जाएगा, चलता जाएगा। अब हमारे लिए फाइनेंशियल मैथ्स के अंदर में 100 साल का पीरियड को भी हम इनफाइनाइट मान सकते हैं, क्योंकि 100 साल से बियॉन्ड तो उसको देखने के लिए हम खुद ही जिंदा नहीं रहेंगे। आ रहा बात समझ? इसमें वो मैथमेटिकल इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट नहीं होता है, इसमें एनीथिंग लाइक नियर अराउंड 100 उसको इनफाइनाइट टाइप ही माना जाता है। अब आप एक एग्जांपल इसका लेके देखो, सपोज करो कि आपके दादाजी ने एक जमीन खरीदा और उन्हीं ने अपने पैसे से उसको बिल्डिंग बिल्डिंग बना दी। अब मान लो कि दादाजी के टाइम से उसका रेंट आ रहा है, वो रेंट दादाजी की जनरेशन में भी आया, पापा की जनरेशन में भी आया, और आपकी जनरेशन में भी आ रहा है, और आपके बाद वाली जनरेशन में भी वो रेंट तो आता ही रहेगा। तो वो जो सोर्स ऑफ इनकम है तो वो एन्युटी के फॉर्मेट में हर एक महीने के बाद में आता है। आ रहा है बात समझ? और वो कितने टाइम के लिए चलता जा रहा है, तो काइंड ऑफ वी कैन से कि इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता जा रहा है। तो उस टाइप के एग्जांपल को हम कौन सा कैटेगरी में डालेंगे? परपेचुअल एन्युटी। सर्टेन का बताओ फटाफट। स्टार्ट फिक्स, एंड फिक्स। कंटिजेंट का बताओ। स्टार्ट फिक्स, एंड को लेके डिलेमा है थोड़ा सा, कब खत्म होगा पता नहीं। परपेचुअल एन्युटी स्टार्ट फिक्स एंड इट विल गो ऑन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एन्युटी बेस्ड ऑन पेमेंट कब हुआ। ठीक है, तो उसमें 3 कैटेगरी देखो। पहले कैटेगरी का 3 नाम, ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी इमीडिएट, या फिर रेगुलर एन्युटी। और इसको आप बेसिकली ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, आप इसको सोचना पोस्टपेड कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन बताओ? पोस्टपेड। ठीक है, पोस्टपेड मतलब पेमेंट कब हो रहा हो, इंटरवल के स्टार्टिंग में कि एंडिंग में? एंडिंग। दूसरा आता है एन्युटी ड्यू, इसको आप सोचना प्रीपेड। क्या सोचोगे बताओ? प्रीपेड। ठीक है, और तीसरा है डेफर्ड एन्युटी। वैसे ये सिलेबस में नहीं है, हल्का सा, लेकिन मैं डेफर्ड एन्युटी के लिए भी बोल देता हूँ। पहले वापस से इसका बताओ ये क्या है? ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी इमीडिएट, या रेगुलर एन्युटी। और तीनों का मतलब क्या होगा? पोस्टपेड कनेक्शन का सिचुएशन। एन्युटी ड्यू का मतलब क्या होगा? प्रीपेड कनेक्शन का सिचुएशन। और डेफर्ड एन्युटी का मतलब होता है एक ऐसा एन्युटी जो स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन कुछ समय तक उसका पेमेंट आपको नहीं करना रहता। ठीक है, कुछ समय के बाद में उसका पेमेंट आपको क्या खुद से कर। इसका एक बहुत ही शानदार एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। क्लास 10 का रिजल्ट आप लोग सबको मिला, कहाँ मिला? डिजी लॉकर में। उसी में आया था ना, मतलब सेवा वाला लोग का नहीं, सीबीएसई वाला लोग का आया हो। डिजी लॉकर बोल के अभी गवर्नमेंट जो है वो एक मानो कि ऐसा समझो कि क्लाउड स्पेस है, जो मानो कि वो सारे स्टूडेंट लोग को शुरू शुरू में खुद से दे रहा है। ठीक है, कुछ टाइम तक उस क्लाउड स्पेस को यूज करने का पैसा गवर्नमेंट ही देगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद में ऐसा हो कि वो डिजी लॉकर के स्पेस के लिए भी आपको पे करना हो। ठीक है, तो इसको हम सोच सकते हैं कि वो काइंड ऑफ डेफर्ड एन्युटी, कि पहले वो सर्विस हमको दे दिया गया और हमारे बिहाफ पे पेमेंट कौन कर रहा था? गवर्नमेंट। अब उसका पेमेंट कौन कर रहा है? हम खुद। और एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जियो यूज करते हैं आप लोग में से कोई? ठीक है, अभी जियो सोचो कि जब से वो लॉन्च हुआ तब से ही वो डेटा तो बहुत अच्छे से दे रहा है हम लोग, लेकिन शुरू में उस डेटा के लिए पे कौन कर रहा था? जियो खुद। हमको तो फ्री में मिल रहा था, लेकिन हमको फ्री में मिल रहा था मतलब वो फ्री में जनरेट थोड़ी हो रहा था, कोई तो उस डेटा के लिए पे कर ही रहा था ना।
तब ऐसा समझो कि आपको सर्विस दे दिया गया, कुछ दिन तक आप मजे लेते रहिए, समबडी एल्स इज पेइंग फॉर इट, और उसके बाद में फिर क्या हो, अब बोल देगा सब अपना अपना देखो, और यूज कर रहे हैं तो चार्ज कराओ। आ रहा बात समझ? तो डेफर्ड एन्युटी मतलब एक ऐसा एन्युटी जो स्टार्ट हो जाएगा आपके नाम से, कोई और पेमेंट करेगा आपके बिहाफ पे फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद में मान लो कि आपको खुद पे कर। क्लियर मेरे ख्याल में? ठीक, एक बार सारा का सारा नाम बता दो, फिर बाकी मैं बताता हूँ। पहले क्लासिफिकेशन का दो बेसिस बताओ। पहला बेसिस टर्म, कि कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ, उसमें क्या क्या कैटेगरी था? एन्युटी सर्टेन, फिर एन्युटी कंटिजेंट, और फिर परपेचुअल एन्युटी। एन्युटी सर्टेन का मतलब स्टार्ट फिक्स एंड फिक्स, कंटिजेंट का मतलब स्टार्ट फिक्स एंड का डिलेमा है थोड़ा सा, परपेचुअल एन्युटी मतलब स्टार्ट फिक्स एंड उसका नहीं पता, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन का बेसिस कि पेमेंट कौन से मूवमेंट पे किया गया। अगर मान लो कि एंडिंग में पेमेंट करते हो आप टाइम इंटरवल के, तब उसको ऑर्डिनरी एन्युटी या फिर पोस्टपेड कनेक्शन। बिगिनिंग में पेमेंट करते हो टाइम इंटरवल के, तब एन्युटी ड्यू या फिर प्रीपेड कनेक्शन। और डेफर्ड एन्युटी मतलब शुरू के कुछ टाइम तक पेमेंट करना ही नहीं है, कुछ टाइम के बाद में पेमेंट आपको करना है उसका। चलेगा मेरे ख्याल में? तो ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद में देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके ना बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, नहीं चाहिए हमको, जैसे एक आइडिया मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसके बाद में फिर हम परपेचुअल एन्युटी पे चलेंगे। ठीक है? नाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। सपोज करो कि आज के दिन मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है? कोई मेरे को बोल रहा है कि 1 साल के लिए इसको मुझे उधार दे दो एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो 1 साल के बाद में अगला कितने रुपया देने के लिए लायबल हो जाएगा मेरे? 105 मेरे ख्याल। मतलब आज में ये पैसा है मेरे पास में, किसी को दे रहा हूं उधार, और वो हमको प्रॉमिस किया कि 1 साल के लिए रखूंगा, 5% का इंटरेस्ट तुमको दूंगा। तो 1 साल के बाद में कितना पैसा हमको रिटर्न करेगा? 105 रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिटरेचर है, इसको पढ़ने का फाइनेंशियल मैथ्स में एक तरीका है। क्या तरीका है देखो, 105 को बोला जाएगा फ्यूचर वैल्यू। क्या बोला जाएगा बताओ? फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹100 आफ्टर 1 ईयर कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 5% पर एन। फ्यूचर वैल्यू ऑफ 100 आफ्टर 1 ईयर कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। और इसी सिचुएशन में 100 को क्या बोला जाएगा? 100 को बोला जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 105। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 105 पेबल आफ्टर। चाहिए 105 में कन्वर्ट कब होता? बिगिनिंग में हो जाता है कि 1 साल के बाद होता? तो ये 1 साल के बाद 105 बनेगा। ठीक है? मैं अगर वेट करूं तो मुझे 105 ही मिलेगा, लेकिन अगर मैं वेट ना करूं तो फिर मेरे को 105 नहीं मिलेगा। कम मिलेगा उससे। तो एक और तरीका है बोलने का कि 100 इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 105 पेबल आफ्टर 1 ईयर। ठीक है? पेबल आफ्टर 1 ईयर। ये 105 आज नहीं मिल रहा है मेरे को, ये कब बनेगा? ये 1 साल के बाद बनेगा। तो पेबल आफ्टर 1 ईयर। लेकिन जब हम प्रेजेंट वैल्यू का बात करेंगे ना, तो हम कंपाउंडेड वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे बताओ? डिस्काउंटेड। ठीक है? पूरे स्टेटमेंट को मैं बोलता हूं, 100 इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 105 पेबल आफ्टर 1 ईयर डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एन, एंड 105 is future value of ₹100 after 1 year compounded at the rate of 5% per annum। मतलब ये 105 का प्रेजेंट वैल्यू है और 105 इसका फ्यूचर वैल्यू। बीच में टाइम पीरियड 1 साल इन्वॉल्व है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 5% इन्वॉल्व। अब यहां से वहां की तरफ का कुछ बोलोगे तो कंपाउंडेड बोलोगे, और वहां से यहां का कुछ बोलोगे तो डिस्काउंटेड बोलोगे। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा मेरे ख्याल में? अब क्या है कि जितना भी एन्युटीज वेन्युटीज हम देखते हैं, ठीक है ना, तो वो अगर मान लो कि परपेचुअल एन्युटी को छोड़ के बाकी दो कैटेगरी में फॉल करता है ना, इनकेस सपोज करो कि एन्युटी सर्टेन में फॉल करता है, ये सपोज करो कि एन्युटी कंटिजेंट में फॉल करता है, तो उन दोनों में ही क्या होगा कि जो नंबर ऑफ पेमेंट्स होगा, ठीक है ना, वो फिक्स हो। एन्युटी सर्टेन में तो शुरू में ही हमको पता होगा कि पेमेंट कितना करना है, क्योंकि स्टार्ट डेट भी फिक्स है, एंड डेट भी फिक्स है। एन्युटी कंटिजेंट में क्या होगा? स्टार्ट फिक्स है, एंड का पता नहीं, लेकिन कभी तो एंड करेगा। तो जब एंड करेगा तब काउंट कर लेंगे कितना पेमेंट करना पड़ा हमको। तो नंबर ऑफ पेमेंट्स इन्वॉल्व इन केस ऑफ एन्युटी सर्टेन और एन्युटी कंटिजेंट बोथ आर फिक्स। ये बात समझ में आता है? एंड सिंस दे बोथ आर फिक्स, इसी वजह से उन दोनों सिचुएशन में आई कैन कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल द पेमेंट्स। उन सारे पेमेंट्स का फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इन द सेंस जिस दिन लास्ट पेमेंट हुआ उस दिन सारा पेमेंट का वैल्यू प्लस उन पे अर्नड इंटरेस्ट का वैल्यू। ठीक है? और उन सारे पेमेंट का मैं प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकता इन केस ऑफ एन्युटी सर्टेन और एन्युटी कंटिजेंट। चलेगा मेरे ख्याल में? लेकिन इफ वी टॉक अबाउट परपेचुअल एन्युटी, कौन सा एन्युटी बताओ? परपेचुअल एन्युटी, उसमें भी अपन दो कैटेगरी में बात करेंगे।
देखना यहाँ ध्यान से, पहले मैं एक टाइमलाइन बना लेता हूं। मान लो कि ये टाइम पीरियड 0 है, 1 2 3 4 5, और परपेचुअल एन्युटी के केस में पेमेंट कितने बार होगा? इनफाइनाइट टाइम्स। इट विल जस्ट गो ऑन लाइक दिस, ठीक है। और पेमेंट जो मैं करूंगा ना परपेचुअल एन्युटी के केस में, वो दो टाइप से हो सकता है, एक पोस्टपेड वाला सिचुएशन और दूसरा क्या हो सकता है, प्रीपेड वाला। तो पोस्टपेड वाले में पेमेंट स्टार्ट कहां से होगा, पहला पेमेंट कब होगा? 1 पे पहला पेमेंट होगा। सिंगल जो पेमेंट है ना, सिंगल पेमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आर मींस पीरियोडिक पेमेंट। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज जब करा रहे थे, तो मान लो कि आप 500 का रिचार्ज कराते हैं, तो 500 का मतलब हो जाएगा आर, ठीक है। पीरियोडिक पेमेंट को हम क्या बोलेंगे, आर। अब परपेचुइटी के केस में, वो भी पोस्टपेड कनेक्शन वाले सिचुएशन में, आप पहला पेमेंट यहां करोगे, दूसरा पेमेंट यहां करोगे, तीसरा यहां करोगे, चौथा यहां करोगे, पांचवा यहां करोगे, डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा, इट विल नॉट स्टॉप। सिंस पेमेंट इनफाइनाइट बार हो रहा है, तो कोई अगर मेरे को पूछे कि इस पूरे सिचुएशन का फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, तो फ्यूचर वैल्यू का आंसर हमेशा इनफाइनाइट ही होगा। पेमेंट इनफाइनाइट बार कर रहे हो आप, ठीक है, और फ्यूचर वैल्यू में ये सारा जुड़ जाएगा, जोड़ के आपको बताना है कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, तो फ्यूचर वैल्यू का आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। इसीलिए परपेचुइटी के कॉन्टेक्स्ट में फ्यूचर वैल्यू का भी बात करना ही नहीं है। बात किसका करना है हमको बताओ, प्रेजेंट वैल्यू। अब इन सारे पेमेंट के बिहाफ पे, इन सारे पेमेंट के बिहाफ पे आप अगर आज कोई एक पेमेंट करके पूरे ट्रांजेक्शन को रफा दफा करना चाहते हैं, तो उस चीज को बोला जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो मैं बताता हूं कि इस प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा तो काम फॉर्मूला से ही हो जाए। कॉन्टेक्स्ट आप ऐसा समझो कि कोई एक लोन है लिया हुआ, कितने का लिया हुआ नहीं लिया हुआ हमको उससे कोई मतलब नहीं। फिलहाल मेरे पास में बस इतना सा इन्फॉर्मेशन है कि मेरे को हर महीने अगले 5 साल तक 1000 रुपए करके पे कर, हर महीने 5 साल तक क्या पे करना है हमको, 1000 रुपए करके पे करना है। अब जब ये 1000 करके मैं पे कर रहा हूं, तो इसमें सिर्फ प्रिंसिपल इन्वॉल्व होगा कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों इन्वॉल्व होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। और इंटरेस्ट क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे टाइम मिल रहा है पेमेंट करने के। मैं लेकिन अगर उसको बोलूं कि हमको नहीं चाहिए तुम्हारा टाइम, तुम सारा पैसा आज ही ले, तो फिर एथिकली क्या सही रहेगा कि जितना उसका 2 साल में, मान लो कि कितना साल बोला मैंने, 2 साल ही बोला ना, 2 साल में कितना महीना होता बताओ, 24 महीना होता, और 1000 रुपए करके मैं कितना हजार पे करता, उसको 24,000 पे करता। इसमें लेकिन इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व था, और इंटरेस्ट में क्यों दे रहा था, क्योंकि मुझे टाइम मिल रहा था पेमेंट करने के लिए। मैं अगर वो टाइम ना लेना चाहूं, वो सारा पैसा आज ही रिटर्न करना चाहूं, तो शुड आई एथिकली पे 24,000 और समथिंग लेस देन दैट, समथिंग लेस देन दैट। तो उस 24,000 के बिहाफ पे आप जितना पेमेंट करके ट्रांजेक्शन से फ्री होते हो ना, उसी चीज को बोला जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दोस ट्रांजेक्शन। और यहां पर भी आप ऐसा समझो कि ये जो ट्रांजेक्शन सारा का सारा भविष्य में प्रॉमिस्ड है, इनके बिहाफ पे आज अगर एक सिंगल ट्रांजेक्शन में करना चाहूं, तो सिंस आई एम गिविंग अवे टाइम, देयरफॉर आई शुड गेट डिस्काउंट, एंड इफ आई एम गेटिंग टाइम आई शुड पे इंटरेस्ट। सिंपल आइडिया, आया बात समझ। अब वो सारा डिस्काउंट डिस्काउंट लगा के इन सारे के बिहाफ पे जो एक सिंगल पेमेंट में करूंगा, उसको क्या बोला जाएगा, इस सिचुएशन का प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलेंगे बताओ, कोई डाउट है कि क्लियर? और ये प्रेजेंट वैल्यू कौन सा सिचुएशन में है, पोस्टपेड वाले सिचुएशन। तो पोस्टपेड वाले सिचुएशन में इसका एक फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला क्या है, मैं दिखा देता हूं। फॉर्मूला इज P इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई I। यहां पर P का मतलब हो गया प्रेजेंट वैल्यू, R का मतलब हो गया पीरियोडिक पेमेंट, I का मतलब हो गया स्मॉल r डिवाइडेड बाई K इंटू 100। अभी स्मॉल r जो है वो हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। K हो गया नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन 1 ईयर, ठीक है, कि एक साल के पीरियड में आप कितना ट्रांजेक्शन कर। अगर मान लीजिए कि आपका ट्रांजेक्शन ईयरली है, तो पूरे एक साल में आप कितना ट्रांजेक्शन करोगे, एक, तो उस टाइम पर के का वैल्यू हो जाएगा 1। अगर आपका ट्रांजेक्शन हाफ ईयरली है, तो एक साल में कितना ट्रांजेक्शन, 2, के का वैल्यू हो जाएगा 2। अगर आपका ट्रांजेक्शन मान लो कि क्वार्टरली है, तो फिर 4। अगर आपका ट्रांजेक्शन मंथली है, तो के का वैल्यू 12। अगर आपका ट्रांजेक्शन डेली है, तो के का वैल्यू 365। क्लियर मेरे ख्याल में, चलेगा। यही चीज हो सकता है कि आपको प्रीपेड वाले सिचुएशन में भी फेस करना पड़े। तो प्रीपेड वाले में पहला पेमेंट कब होगा, तो आर 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 आर, यही होगा ना। अभी अभी हमने देखा कि यहां से लेके इनफाइनाइट तक का इन सारे का प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा था हमारे पास, आर अपॉन आई। और इसमें एक एक्स्ट्रा पेमेंट इन्वॉल्व है, तो क्या हो जाएगा, प्लस आर। ये हो जाएगा आपके प्रीपेड कनेक्शन का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्म, ठीक है।
ये दो फॉर्मूला है, इन्हीं दोनों फॉर्मूला से हमको सारा क्वेश्चन जो वो सॉल्व कर, देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा। थ्योरी के नाम पे आप यहां से कॉपी करना स्टार्ट, इसमें ब्रैकेट में लिख देना पोस्टपेड, और नेक्स्ट वाला भी मैं लिख के छोड़ देता हूं, इसको हम प्रीपेड बोलेंगे। इसमें ये सारा कॉपी कर लो आप। हो गया ये पेज सबका? हो गया हो तो ये प्रीपेड वाले में आप एक हेडिंग डाल दो फॉर प्रीपेड, मतलब इतना लंबा नहीं लिखना, आप बस ऐसा लिखो फॉर प्रीपेड, बस ये फॉर्मूला लिख लो, सारे सिंबल्स का सेम ही मीनिंग है, फॉर प्रीपेड। चलेगा? अच्छा एक बार मेरे को पोस्टपेड का फॉर्मूला बताओ। पी इज इक्वल्स टू आर बाई एल, पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू फॉर ऑल ट्रांजेक्शन, ठीक है। आर मतलब पीरियोडिक पेमेंट, मतलब वो मंथली या हाफ ईयरली या ईयरली फॉर्मेट में वो कितना कितना पेमेंट कंटिन्यू करते रहना है लाइफ लॉन्ग। आई का मतलब आर डिवाइडेड बाई के इंटू 100, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, के का मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन 1 ईयर, और 100 तो 100। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो फटाफट। देखो, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ₹1000 मेड एट एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। तो एट एंड ऑफ एवरी 6 मंथ मतलब ये क्या हो गया? पोस्टपेड, ठीक है। एवरी 6 मंथ के वजह से के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2, एंड कंटिन्यूइंग फॉर एवर से हमको पता चला कि ये परपेचुइटी ही है, ठीक है। और मनी इज वर्थ 8% पर एनम, मतलब ये हमारा स्मॉल आर। और फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, तो पी पूछा हुआ हमसे, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो कैपिटल आर इक्वल्स टू कितना? 1000, फिर स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 8, आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये आई नहीं पहले के मेंशन कर दो, के इक्वल्स टू 2, आई इक्वल्स टू आर बाई के इंटू 100। सो आर के जगह पर आई थिंक 8 बाई 2 इंटू 100। सो 2 और ये काटो 4, और इसको ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्मेट में ही छोड़ दो, काटो मत यहाँ, बाद में ये अपने आप ही कट जाता है। और फिर P इज इक्वल्स टू आर अपॉन आई, आर का वैल्यू 1000 अपॉन आई का वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 100। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब चाहो तो काट लो, तो 1 और ये कितना आ जाएगा? 25, 25 ऊपर जाके 25,000। ये आपका आंसर रहना चाहिए। आ गया सब? ठीक, इसको देखो। आओ तो इसको पहले एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं मैं, बाकी फिर वैल्यूज आइडेंटिफाई करने में खुद से ट्राई कर लेना आप लोग। What sum of money is needed to invest now so as to get ₹5,000 at the beginning of every month forever? तो एक तो बिगिनिंग से पता चल रहा है हमको कि प्रीपेड वाला सिचुएशन। दूसरा मेरा कंफ्यूजन या क्वेरी आप लोगों से ये है कि ये 5,000 क्या है? पी है कि आर है? बहुत लोगों को लगता है कि ये पी है, लेकिन हाँ ये पी नहीं है, ये आर है। बिकॉज दिस 5,000 इज सपोज टू बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर एवर। ये 5,000 करके मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा, तो जो बार बार कंटिन्यूसली पेमेंट होता रहेगा जिस अमाउंट का, वो क्या होगा आपके लिए? आर होगा। तो ये बेसिकली आपका क्या है? आर, ठीक है। और आपको पूछ रहा है कि ये पाने के लिए लाइफ लॉन्ग, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%, आपको आज कितना पेमेंट करना हो? तो इन सारे सीक्वेंस ऑफ पेमेंट के बिहाफ पे आज एक सिंगल पेमेंट में कन्वर्जन मांग रहा है आपसे, तो वो सिंगल पेमेंट क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। और दूसरा है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो ये क्या हो जाएगा? प्रीपेड कनेक्शन। लिखो फटाफट लिखो, आर इक्वल्स टू 5,000। किसी का हो गया तो थोड़ा कैलकुलेशन बता देना। आर इक्वल्स टू 5,000, उसके बाद में स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 6, के इज इक्वल्स टू एवरी मंथ का सिचुएशन है तो 12, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो? आर बाई के इंटू 100 फॉर्मूला, और 6 बाई बोलो 12 इंटू 100, तो 6 का 1, 12 का 2, सो 1 बाई आई थिंक 200। और यहां से फिर P इक्वल्स टू क्या होगा? आर प्लस आर बाई आई। आर का मतलब मेरे ख्याल में 5,000 प्लस 5,000 अपॉन 1 बाई 200। सही है ना यहां तक? अच्छा, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में कितना? 10,05,000, 10,05,000।
गलत बोल दिया क्या? अच्छा 100, 100, 5000, चलेगा? हाँ एक और चलो, ठीक है। इसको तो हो गया, इसको देखो, इसको भी डिस्कस कर देता हूँ, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आप लोग खुद से दिमाग लगा देना। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ ₹500, ये मतलब आर है आपका, एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, मतलब के इक्वल्स टू 2 हो जाएगा आपके लिए, और बी ₹10,000, तो ये आपके लिए पी हो जाएगा। तो आप बोलोगे पी इक्वल्स यहाँ पर कितना है? 10,000। आर इक्वल्स टू कितना है? 500। और स्मॉल आर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, के इक्वल्स टू 2, सो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आर बाई के इंटू 100, सो इट इज आर अपॉन आई थिंक 200। अब आप फॉर्मूला लगाओ, और एंड है तो पोस्टपेड कनेक्शन वाला फॉर्मूला होगा, P इज इक्वल्स टू आर बाई आई। सो P के जगह पर 10,000 इज इक्वल्स टू आर के जगह पर आई थिंक 500 डिवाइडेड बाई आई के जगह पर आर बाई 200, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज 10,000 इज इक्वल्स टू 1 लाख हो जाएगा ना शायद यहाँ, बाई आर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सो आर इक्वल्स टू यहां से निकलेगा आपके लिए 10% शेयर, ठीक है। तो यहां पर आपका एग्जांपल्स खत्म। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो, एक्सरसाइज 12.1। अब अराउंड 9 क्वेश्चंस है, सेम ही आइडिया पे बेस, आप लोग फटाफट ट्राई करते जाओ, फिर मैं सोल्यूशन आपको दिखाता जाऊं। किसी का नहीं आया तो हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा पहले ये बताओ कि प्रीपेड की पोस्टपेड, पोस्टपेड, तो मैं सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ, आप वैल्यूज बता देना मेरे को। तो फॉर्मूला अपना हो जाएगा P इज इक्वल्स टू आर बाई आई। पी हमको ढूंढना है शायद, आर कितना दिया हुआ अपने को? 900। आई का मतलब होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 5 डिवाइडेड बाई कितने बार पेमेंट हो रहा है एक साल में? एक बार ही, तो 1 इंटू 100। सो 5 और 100 कट के कितना आ जाएगा? 20। तो 20 मल्टीप्लाई होकर P इक्वल्स टू 18,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो फटाफट। चलो बढ़िया। प्रीपेड पोस्टपेड, पोस्टपेड एंड की वजह से तो फॉर्मूला लिखता हूं मैं डायरेक्टली, P इज इक्वल्स टू आर बाई कितना आ जाएगा? आई। फिर P दिया है क्या? P पूछा है। आर कितना दिया आपको? 500। आई के जगह पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 8 डिवाइडेड बाय एक साल में नंबर ऑफ पेमेंट 4 इंटू 100, तो 2 और ये शायद 50, तो कितना हो जाएगा? 25,000, राइट है। इसको देखो, अच्छा देखो, प्रीपेड पोस्टपेड कैसे बता, बिगिनिंग बोला इसीलिए। सो P इक्वल टू क्या रहेगा हमारे लिए? आर प्लस आर बाई आई। आर का वैल्यू 300 प्लस 300 बाई आई के जगह पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 डिवाइडेड बाई के है शायद से 2 और इंटू 100, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में ये कट के 300 को ऊपर भेज दो, तो 300 प्लस 30,000 अपॉन 3, तो कट के शायद से 10,000, सो अल्टीमेटली 10,300। इसको देखो, चलो आप बताओ तुम, पोस्टपेड प्रीपेड? पोस्टपेड। सो P इज इक्वल टू फॉर्मूला शुड बी आर बाई आई। P बताओ कितना? फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ रुपीज इतना पेएबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। तो ये आर है कि P है? ये आर है, आप बड़ा है बट आर है, 18,000 अपॉन आई के जगह पर 8 बाई नंबर ऑफ पेमेंट 2 शेयर 2 इंटू 100, ठीक है ना। ये शायद से 4 और ये 1 और 25, सो P इज इक्वल्स टू 18,000
इंटू 25 कितना आ रहा है? 4.5 लाख, 4,50,000। ठीक है, इसको देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ये 72,000 क्या है? आर की पी, पी इतना आज ही बैंक में डाल दिए और इसके बदले फिर बैंक से पैसा रिटर्न लेते रहेंगे हम लोग बार 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 बार। और प्रीपेड है कि पोस्टपेड है? एंड है तो पोस्टपेड होगा, तो लिखो पी इज इक्वल्स टू आर बाई आई। पी के जगह पर आई थिंक 72,000 इज इक्वल्स टू आर के जगह पे, आर के जगह पे वही ढूंढ रहे हैं, आई के जगह पे 8 बाई नंबर ऑफ पेमेंट इन 1 ईयर कितना हो जाएगा? कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 2 इंटू 100। सो ये हो गया मेरे ख्याल में 4। सो 72,000 इंटू 4/100 इक्वल्स टू आर। 0 0 कट गया, कितना आएगा? 0 इक्वल्स टू आर। ठीक है, चलें आगे। देखो इसको देखो, थोड़ा मैं भी लिख देता हूं एक बार। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ ₹300 यानी कि आर पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बी, क्वार्टर मतलब के इक्वल्स टू 4 एंड बी 24,000 मतलब ये पी हो गया, और एंड है तो पोस्टपेड। पी इक्वल्स टू आर बाई आई, पी का वैल्यू 24,000, आर का वैल्यू मेरे ख्याल में 300, और आई की जगह पर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन क्वार्टरली का बात चल रहा है तो 4 इंटू 100, बाकी 24,000 इंटू आर बाई 4 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 300, ऐसा कुछ। यहां से एक दो, एक दो, 4 से ये तो शायद 60, और 60 से ये तो शायद से 5। सो आर इक्वल्स टू 5%। आ गया था सबका? 7 नंबर देखो, बताओ। A man wants to deposit a lump sum amount so that the annual scholarship of ₹3,000 is paid. Rate of interest is इतना. Calculate the lump sum amount required if the scholarship is to start at the end of each year and continue forever. Continue forever से पता चलता है कि perpetuity है, end of each year से पता चलता है कि postpaid वाला situation। फिर कंफ्यूजन ये रहता है बच्चों को कि ये 3,000 क्या है, पी है कि आर है। जो पेमेंट बार बार रिपीट होने वाला वो ऑब्वियसली आर होगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप दैट इज सपोज टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, तो ये पक्का आर ही है, ये कोई और नहीं। क्लियर मेरे ख्याल में? और क्या पूछा है आपसे कि इन सारे पेमेंट्स के बदले आज कितना पेमेंट किया जा सकता है, तो वो प्रेजेंट वैल्यू है आपका। ठीक है, लिखूं पी इज इक्वल्स टू आर बाई आई, करेक्ट। तो पी तो ढूंढ रहे हैं, आर का वैल्यू 3,000, आई का वैल्यू 5 बाई पेमेंट ईयरली है तो 1 इंटू 100, बाकी सॉल्व करोगे तो 1 2 3 4 5 बाई 5 काटोगे तो 60,000 चलेगा। देखो इसको देखो, what sum of money invested now could establish a scholarship of ₹5,000 which is to be awarded at the end of each year forever if the money is worth 8% per annum। सेम ही है, आओ तो कर ही देते हैं फटाफट। तो P इक्वल्स तो क्या बताऊं, 5,000 बाई 8 बाई ईयरली ही होगा तो 1 इंटू 100। 8 और 5,000 कट जाएगा क्या? या 8 और 100 काट लो, 4 से काटो तो 2, और ये कितना हो जाएगा 25, और 2 से ये 5,000 काट दो कितना आ जाएगा 2500 बाई 25। सो पी इक्वल्स टू 2500 इंटू 25, 62500, 62,500, यही होना चाहिए। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एमएल अग्रवाल। ₹2,50,000 कैश इक्विवेलेंट टू परपेचुइटी ऑफ रुपीज इतना पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेबल क्वार्टर। ठीक है, लिखो ये क्या हो गया आपका पी, फिर ये क्या हो गया आपका आर। क्वार्टरली से समझ में आता है के इक्वल्स टू 4, ठीक है, और एंड से समझ में आता है पोस्टपेड। तो लिखो
P इज इक्वल्स टू R बाई आई, P के जगह पर 2.5 लाख इज इक्वल्स टू R के जगह पर 7,500 बाई R डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100। ठीक है, तो 1 2 बाकी 25 से काट सकते हैं शायद, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 100, चलेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो दिस इम्प्लाइज 100 इंटू R डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3। 100 गया सीधा, R इक्वल्स टू 12%। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। इसके साथ में आपका ML अग्रवाल भी पूरा खत्म। हाँ, देखो यहाँ से परपेचुइटी का PY की दिखा रहा हूँ आप लोग को क्या क्या आ रखा है, बस देखना है, कुछ भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, सारा ऑलमोस्ट किया हुआ क्वेश्चन से रिपीट होगा। देखो, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ रुपीज 600 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर द मनी इज वर्थ 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये लास्ट क्वेश्चन ही था शायद। ठीक है, फिर इसको देखो, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ रुपीज इतना पेबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ इफ द मनी इज वर्थ इतना। ये भी कर लिया हम। फिर अ मैन वांट्स टू डिपॉजिट, कर लिया। फिर कर लिया। फिर देखो इसमें गेस करो कौन सा राइट आंसर हो। R बाय सी, सी। इसको देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ रुपीज 1000 मेड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ कंटिन्यूइंग फॉरएवर इफ द मनी इज वर्थ, कर लिया शायद। इसको देखो, 6% per annum compounded quarterly, find the present value of perpetuity of rupees 600 payable at the end of each quarter, कर लिया शायद ये। फिर इसको देखो, at what rate of interest will the present value of perpetuity of rupees 500 payable at the end of each quarter भी इतना। मतलब बेसिकली क्या है, ये P हो गया आपका, ये R हो गया, बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए आपको तो फॉर्मूला लगाने से आ जाएगा। ठीक है, 5% आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ रुपीज 800 मेड एट द एंड ऑफ ईच या मेड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ एंड कंटिन्यूइंग फॉर एवर इफ द मनी इज वर्थ 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस सेम ही है। ठीक है, देखो सोल्यूशन दिया हुआ भी, आई निकाल लिए R बाई आई, बस इतना ही था। तो इसमें देखो किस्मत बढ़िया रहा ना, तो इसमें तो हमको थोड़ा लग रहा है कि बदमाशी चल रहा है, लेकिन शुरू में जो 2 मार्क वाला क्वेश्चन था वो अच्छा है। 3-4 लाइन लिखो जैसे ये वाला हो गया तो 2 मार्क मिल जाएगा आप। ठीक है, चलो आज के लिए इतना।